ये बर्रियत किस बुनियाद पे हुई है और कौन सा एविडेंस था जो मिसिंग था शायद जिसकी वजह से जज साहब ने ये फैसला किया है, या कोई उसमें केस चलान में कमी थी, क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया। आप देखिएगा, एक बात तो ज़रा समझ नहीं है हम सबको। आपको पता है कि मुद्दई, मुल्ज़मान शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ और एफआईए एक पेज पे, यानी अ, एक वज़ीर आज़म का केस लड़ कौन रहा है, यानी उसके अंदर मुद्दई कौन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है, वो एफआईए है। एफआईए किसके ज़ेर असर है? राना सनाउल्लाह के असर है। राना सनाउल्लाह कौन है? वो वज़ीर है। वज़ीर के ऊपर वज़ीर आज़म है। ये तो अब सीधी समझ आ जानी चाहिए आपको ना जी। और आपको उस वक़्त समझ आ जानी चाहिए थी कि जब यहाँ पुराना प्रोसिक्यूटर तब्दील किया गया और जब ये प्रोसिक्यूटर लाए गए और उसके सामने ये मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ़देह बात इसलिए है कि मैं टैक्स लॉज़ को भी समझता हूँ। ये बुनियादी तौर पर कन्फ्यूज़ ये करते रहे हैं कि वो जो पैसा है, देखिए हुआ क्या है, ज़रा समझना ये है। मकसूद चपड़ासी, वो पापड़ वाला, वो अकाउंटेंट, जितने भी है, अरबों रुपए का पैसा जो ब्लैक मनी इकट्ठा होता था मॉडल टाउन के अंदर, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होता था उनके अकाउंटों में। उनके अकाउंटों से फिर निकलने के बाद ये मनी लॉन्डर होता था, या आप कह दें हुंडी के ज़रिए मुल्क से बाहर जाता था। और ये डेटे बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ से ये फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान में आता था। यानी ये नहीं है कि एक रकम आज से कोई 50 साल पहले गई है और ट्रांसफर आज हुआ है जो 10 साल या 5 साल या 2 साल, ये दिनों या महीनों के अंदर। और ये लिंक है जो बाकायदा एफआईए ने बनाया था। अब एफआईए अब यहाँ क्या करते हैं, हम इस ये तो कमाल होता है ना। वो सवाल ये पूछें कि जनाब कि बराह रास्त अकाउंट खोला था, भैया अकाउंट तो जाके मुलाजमों ने खोले होंगे। बैंक के पास शहबाज शरीफ जाएगा अकाउंट खुलाने के लिए, चपरासी का या किसी का, या उसकी अकाउंट की किताबें जो हैं वो शहबाज शरीफ के पास या हमजा के पास होगी। वो तो जो जो काम ये सारा रैकेट चला रहे थे उनके पास था। सवाल तो ये था जो पूछने वाला था, और जज साहब ने भी कमाल फनी महारत है कि उन्होंने सवाल यही पूछा। और ये बातें यहाँ हमारे यहाँ जो बड़ी जबरदस्त बार बार में कोई देर नहीं लगती है। बीएमएलएन के नून के लॉयर्स जो हैं, मैंने आपके एक प्रोग्राम में एक साल पहले भी ये बातें होती रही हैं कि अपना एवन फील्ड के हवाले से जो है ना क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से भी हो गया कि वजारत कानून किसके पास है, वजारत दाखिला के किसके पास है। और होगा यही कि जो जज साहब है उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं। जब वो सवाल पूछेंगे, बहस करेंगे, तो एफआईए खुद ही कह देगा केस नहीं है। जब वो केस नहीं है तो फिर यही तो होगा। और मिली भगत क्या होती है, ये इस निज़ाम का फिर गॉड फादर या सिजिलियन माफिया निज़ाम ठीक, इसी प्रॉब्लम तो ये है। अब होना क्या है, अब अपील फाइल करनी होगी। एफआई अपील क्यों फाइल करेगा? अच्छा चले, हमने जोर डाला तो अपील फाइल कर देगा। अच्छा फिर होगी फाइल अपील, तो वो अपील हाफ हार्टेडली होगी। और वो अगर बहस भी करनी होगी कोर्ट के अंदर, या जैसे हुदैबिया की मिसाल से आपके पास मौजूद है, उसमें अपील ही फाइल नहीं की गई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा वाला आया था तब वो मोटो में कहा था, फिर बिलेटेड स्टेज पे फाइल की थी। और इस वक्त जो है इसके अंदर क्या होना, अपील भी फाइल नहीं की जाएगी। तो ये एक हमारा खोखले निज़ाम का एक ऐसा आपके सामने सिस्टम है कि जो हम मार्च से कह रहे थे कि ये मिली भगत सिर्फ इस हद तक नहीं है। ऑपरेशन रजीम चेंज में जिन्होंने ये साथ दिया इमरान खान साहब को यहाँ से निकालने के लिए, तो उनके फायदे तो पूरे होने हैं और आप वो देखते आ रहे हैं। यानी कोई महकमा छोड़ा उन्होंने, ईसीएल से सबसे पहले नामों को निकाला इन्होंने, फिर उन्होंने नैब के चेयरमैन की तैनाती मिली भगत से की, मेंबर इलेक्शन कमीशन मिली भगत से किया, ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी से की, फिर नैब के कानून में वो ऐसी ड्रास्टिक तब्दीलियां की कि नैब का लॉ तो खत्म ही कर दिया यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन के हवाले से। फिर एफआईए में डीजी अपनी मर्जी से लाए, एक बदला, दो बदले, फिर लाने के बाद पूरे का पूरा रैकेट एक ऐसा निजाम बनाया। ये वही ना एफआईए है ना, जो इमरान खान साहब के दौर में इस तरह के कितने जो हमारे सहाफी हजरात या बाकी लोगों के खिलाफ या इस तरह के अकाउंटों में कोई कार्रवाई की, यहाँ तो बंदे उठा रहे हैं। ये वही एफआईए है और यही वो रवायती निजाम है जिसको इस तरह के करप्ट लोग चला सकते हैं। इमरान खान साहब का जो शराफत में रहे ना, उन्होंने हर काम शराफत में किया कि मेरिट पे, ये मेरिट का कोई चक्कर नहीं रह गया पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह का माफिया इतना कामयाब है कि उन्होंने अपने जितने वर्कर हैं उनको फायदा देने हैं, जितने लोगों हैं उनको एडवांटेज देना है।
और ये निज़ाम एक तरह से इस तरह हो गया है कि अगर यहाँ आपने इस तरफ तवज्जो ना दी तो यहाँ लोग अब सड़कों पे निकलेंगे, वो इंसाफ खुद देंगे, वो कहेंगे हमने इनकी किसी पे यकीन नहीं है। और वो ये वो वक्त आने वाला है जो पता नहीं किस वक्त आ जाए, और ये आ गया वक्त तो डरना चाहिए इन सब लोगों को, चाहे वो अदालत में बैठा है, चाहे इदारों में बैठा है, जहां कहीं भी बैठा है, उसके लिए टाइम कम है। अगर अभी भी ना सुधरे आप, तो मैं तो बड़े बुरे हालात देख रहा हूँ इस मुल्क में कि लोगों को अब फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई है, अब इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान कब लॉन्ग मार्च करें और लोग सड़कों पे निकल आए, सड़कें बंद कर दे, दरवाजे बंद कर दे। हालात इस तरफ चल रहे हैं कि लोगों को इस निजाम के ऊपर अब ये बेयकीनी की कैफियत आ चुकी हुई है और उन्हें सूझ कुछ नहीं करा कि कैसे सिस्टम सीधा हो। बड़ी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर साहब ये गुजारिश है, इसी FIA ने नवंबर 2020 में ये मुकदमा दर्ज होता है, साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं होती। इमरान खान के बकौल NR होता है और उसमें डील होती है कि नवाज फैमिली और जरदारी को ड्राई क्लीन किया जाएगा। आप इन सब पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। मरियम नवाज का केस ख़त्म हो जाता है, इसहाक डार इश्तियारी होते हैं, वो आके मुल्क में वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब ने 4000 से ज़्यादा सफ़ों का ये किया था। एक मकसूद चपड़ासी था और लोग थे जिनके 20-20, 25-25 हज़ार थी। तो क्या जज साहब ने जो आज फैसला किया फाइनल यकीनन उन्होंने वो बेहतर किया जो उन्होंने समझा, लेकिन वो डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट कहाँ जाएगी जिसमें रिजवान का बयान था, डॉक्टर उसका मकसूद चपड़ासी का, ये मेरे से हमजा शहबाज कराता है, ये मैं पैसे ये लेके जाता हूँ, क्या वो फाइलें भी दफन हो गई? देखिए यही तो एक बुनियादी तौर पर वो आसफ सईद खुसा साहब ने खलील जिब्रान की वो नज़म लिखी थी, पिटी द नेशन, आप लोगों को याद होगा। ये बेबसी दिखाई थी उन्होंने इस निज़ाम के ऊपर उस वक्त जब ये इनके खिलाफ एक सिस्टम शुरू हुआ। अब ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, यानी हम 249A में ये दरखास्तें, अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ, फर्द जुर्म आयद होने से पहले बरी होना, और ये एविडेंस रिकॉर्ड पे वॉलनस रिकॉर्ड है, यानी इतना ढेर सारा रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को देखे बगैर ये मामला देखकर चले जाना, ये तो हमारे लिए भी अचंभा है, हमारे लिए भी एक हो सकता है आने वाले दौर में कुछ इस तरह की नई एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस लिखी जाए और हमारे जैसे कई जो मोकलों के केस हैं उनके भी इन पर फायदा हो जाए। अगर सर मैं जरा रहनुमाई चाहूंगा, आप जैसे आपको लोग सुनते हैं 4000 सफ़ों की वो होती है, फर्द जुर्म एक साल आयद नहीं होती और 15-20 दिन में ये केस ख़त्म हो जाता है, तो क्या अमूमन जो जज साहबान जो फैसला करे वो आइन कानून के मुताबिक, उन्होंने वो डॉक्टर रिजवान वाली भी फाइल पढ़ी होगी कि नहीं? देखिए वो जो कि अभी शहादत तो उनके सामने आई नहीं है, शहादतें तो खुली नहीं है अभी भट्टी साहब, यही तो एक मसला है कि यहाँ शहादतें तो खुली नहीं है। शहादतें खुलती तो वो शहादतें पढ़ते ना। यहाँ आप जरा समझिएगा इस निजाम को, अगर आप थोड़ी सी, यानी कोई तारीख कुछ जरा दूर की नहीं है। हुदैबिया का केस जब शुरू होता है वो बकायदा जब मुल्क से बाहर जाते हैं फाइलें दबा दी जाती हैं। इन्होंने जब मुल्क में आना होता है तो क्या किया जाता है, बाकायदा जब ये आते हैं तो केस लगता है, 2 जजेस के पास मामला आता है, एक कहता है री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक कहता है नहीं खत्म हो जाना चाहिए। फिर वो अब स्प्लिट जज आ गया डिसीजन, तो फाइलें फिर दब जाती हैं। 1 साल बाद कोई एक जज साहब आते हैं, उनके सामने लगाया जाता है केस, फिर इनका एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा पेश होता है। वो अदालत में जाकर यही कहता है कि जनाब इस केस में कुछ नहीं है, बंद कर दें। यहाँ भी तो क्या हुआ है, यहाँ भी तो यही हुआ है ना कि यहाँ FIA मैं रोकूंगा, आप बड़ी अहम नुकता उठा रहे हैं। नसीर भुट्टा साहब ये वो तो नहीं जो मुस्लिम लीग नून के MNA भी रहे हैं या कोई लायर है, कोई न्यूट्रल लायर है? MNA थे ना मेरे साथ। वही है। हुदैबिया के केस में बाकायदा उनकी हाजिरी लगी हुई है एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पर, ये वो जो हकायक है आपके सामने मैं बताता हूँ। और फिर क्या होता है, फिर वो वहां पर प्रोसिक्यूटर एक जो है वो लिख के कहते हैं अपील फायर नहीं करनी और फाइलें दबा दी जाती हैं। अभी भी आपके सामने क्या है, मरियम सफदर की और सफदर अबान का केस ओपन एंड शट इस कॉन्टेक्स्ट में है। मैंने बाकायदा इसमें एक आर्टिकल लिखा है और आज नेशन में वो आर्टिकल छपा है जिसमें मैंने सारे हकायक रखे हैं कि हसन और हुसैन नवाज
बाकायदा एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं 7953 ऑफ 2013। उसके अंदर वो एवन फील्ड की जायदादों की पूरी प्रॉपर्टियों की कीमत लगाते हैं साथ, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और आप इससे आगे चले जाते हैं, मैंने फिर एक जजमेंट का जिक्र किया है मियां मोहम्मद शरीफ साहब की 1998 में 9,36,311, 9 लाख कह रहा हूं भट्टी साहब, 9 करोड़ नहीं है, 9 अरब नहीं है। उस दौर में एवन फील्ड में अरबों रुपए की जायदादें अपना खरीदी जाती, उसमें इजाफा किया जाता है। जो टैक्स ऑफिसर है वो कहते हैं नहीं 50 लाख आपकी आमदन होनी चाहिए। वो अल्टीमेटली जब जो फौत हो जाते हैं तो ये इनके वारसान की तरफ से मामला आता है और 2015 में वो डिसाइड होता है और आमदन 9,36,311 रुपए ही आती है। ये हकायक है।